रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। नॉर्मली मैं हमेशा से इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेंसिटिव टाइम देखे और यही अपनी ज़िंदगी से सीखा भी है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सीख लें कि आपकी जान है, आपकी सेहत है तो सब कुछ है। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत भी दी हो तो आप तंदुरुस्त ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह ताला से सेहत मांगें, अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि अल्लाह ताला ने बेतहाशा वसाइल दिए हैं, बड़े बड़े घर दिए हैं, गाड़ियाँ दी हैं, नौकर चाकर दिए हैं, बेतहाशा पैसा दिया है, सुकून नहीं है, सेहत नहीं है। और अगर सेहत नहीं है तो आप ना तो उन गाड़ियों को एंजॉय कर सकते हैं, ना तो आप बड़े घरों को एंजॉय कर सकते हैं, ना तो आप अपने स्टेटस को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो बंदा जो छोटे घर में रह रहा है, उसके पास कोई स्टेटस इतना ख़ास नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत सेहत और तंदुरुस्ती है। सेहत है तो सब कुछ है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हमेशा अपने से नीचे देखिए तो आजिज़ी खुद ब खुद आप में आ जाएगी। तो सेहत की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि आज बात होने वाली है सेहत के मामलात पर। आज खुली कचहरी लगेगी और खुली कचहरी में हम गुफ्तगू करेंगे तमाम इश्यूज़ पर जो कि सेहत से रिलेटेड मैं नहीं बताऊँगी, आपको लगते हैं। सेहत के मामलात पर जो इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं, जिन इश्यूज़ का आपको सामना रहता है, अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आज बहुत बड़े मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि इन तमाम मामलात के ज़िम्मेदार भी हैं, करता धरता भी हैं, और आपके लिए हमेशा हमें मुतहरिक भी नज़र आते हैं। बात हो अगर हिफाजती टीकों के प्रोग्राम की, माँ बच्चा सेहत की, बुनियादी मराकज़ सेहत की, जहाँ से छोटी छोटी जगहों से आप तक हेल्थ फैसिलिटी पहुँचनी है। CM साहिबा के शाना बशाना आवाम तक सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए सरगर्म हमारे आज के मेहमान जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप खुली कचहरी में टेलीफोन कॉल करके उनसे बहुत सारे सवालात कर सकते हैं। सवालात कीजिए, शिकायत हैं वो भी ज़रूर पहुँचाएँ, तजावीज़ हैं तो वो भी ज़रूर पहुँचाएँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन्हीं लोगों से जो कि सेहत मामलात के हवाले से सवाल करना चाहते हैं, हमें कॉल करें। ख्वाजा इमरान अजीज़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर हैं, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वैसे हम क्या हाल है ना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन माने मैंने इतना लंबा एक इंट्रो दिया जिसमें मैंने ये कहा कि एक्चुअली कुछ ज़िंदगी में ऐसे टाइम आते हैं कि आपको पता चलता है कि सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। सो मेरे वालिद साहब बीमार थे, मैंने तब ये रियलाइज़ किया जब पैसे भी थे, दुनिया की हर चीज़ थी, बट उनका इलाज नहीं करा सकते थे, कैंसर लास्ट स्टेज पे डायग्नोस हुआ। तो मैंने लोगों को कहा है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, पैसा भी नहीं काम आता, स्टेटस भी नहीं काम आता, गाड़ी बंगला भी नहीं काम आता, सेहत मांगें। नो डाउट सेहत इतनी ज़रूरी है। तो सेहत के मामलात जो संभालते हैं वो तो बड़े एक्टिव रहते हैं, उन पर तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने अपनी सेहत ठीक रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे। अल्लाह का शुक्र है ना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो बात की यही आज का मैसेज है कि एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी कि जब वो हो जाती है और उसके बाद आपके पास अरबों रुपए भी हों तो आप अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, और फिर आपको ये फील होता है कि ये ऊपर जो ज़ात बैठी है इस ज़ात के फजल से ही सब कुछ मुमकिन है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो आपको यकीनन जिसके दिल पे गुजरती है वो जानता है। तो वो जो हम वैक्सीन लेकर आए हैं उन बच्चियों को CM साहिबा उसकी भी, और आज जो CM साहिबा ने एक नया सिस्टम, क्योंकि आज मैंने लिबर्टी में बड़ा सारा उसका बोर्ड भी लगा देखा, तो यकीन माने मुझे वो वक्त याद आता है तो मैं शुक्र अदा करती हूँ। मैं यहाँ पर ना बड़ी ना बाज़ दफ़ा आपको ना मुआशरे से गिले भी होते हैं। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, अवाम को हमसे बहुत गिले होते हैं, लेकिन यकीन करें कि मुझे भी अवाम से बहुत गिले हैं। मैं अपने दिल की अगर हालत बताऊं कि सारी ज़िंदगी हमने ईमानदारी से मेहनत की है। मैं यानी ऑन ऑथ ये बात कह सकता हूं कि सारी ज़िंदगी ईमानदारी से मेहनत की है और अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी उस मेहनत का मादरस से वो इतराफ़ और वो सिला दिया नहीं गया जो सिला मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मिलना चाहिए था, जो नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क के लिए किया। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। मैं बात ये करना चाह रहा था कि जब CM साहबा चाइना गई, जापान गई, लोगों ने तमाशे लगाए, लोगों ने मजाक उड़ाए, ये सैरे करने जा रहे हैं, ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। अब जब वो मशीन लेकर आई है, खुदा की कसम मुझे रोजाना की बुनियाद पे टेलीफोन आते हैं कि भाई हमारे फैमिली में फलाना शख्स है, प्लीज उसको टाइम ले दें,
इतनी बड़ी ब्लेसिंग है वो एक मशीन। No doubt. और अभी वो एक मशीन आई है, अभी पार्टी शुरू हुई है। अभी नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल, जो यहाँ तो अस्पताल शुरू हुए थे, 5-5 साल लोगों की हुकूमतें गुजर गई, अस्पताल नहीं बने। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल भी नहीं हुआ और आप जाएं पाइन रोड पर, वो नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत का रूप धारता नजर आ रहा है। Great. और जिसके जो वो कहते हैं ना, जिस तन लागे वो जाने, बेशक। जिसके घर में ये प्रॉब्लम है उसको पता है कि ये अस्पताल उसके लिए कितनी बड़ी नेमत होगा। हाँ, आपको इतराज़ है कि उसका नाम नवाज शरीफ क्यों रख दिया गया, आप बिल्कुल ही इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने ऐसे ऐसे नाम रखे और ऐसा ऐसा घी के कनस्तर नहीं छोड़े। और अपनी दफ़ा जब आप बात करते हैं तो आप लोगों को तकलीफ देते हैं। आपको नाम पे तो इतराज़ हो सकता है, उसको भी वैसे मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन उसके काम पे एतराज़ नहीं हो सकता। आज जो कैंसर की वैक्सीन लेकर आए हैं हम, है ना, हर महीने पाकिस्तान में 297 बेटियां, 297 बहनें, माएँ इस कैंसर का शिकार होकर अल्लाह के पास जाती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी तैयारे के हादसे में 297 बंदे एक्सपायर हो जाएं तो दुनिया की हेडलाइन बनती है, लेकिन क्या इस पे कभी कोई हेडलाइन बनी है? आज अगर मरियम नवाज ने एहसास किया है इस बात का, और उन्होंने अपने इलेक्शन के मंशूर में वादा किया था कि अगर मैं इक़्तिदार में आई तो मैं इस वैक्सीन को लेकर आऊंगी, और अल्लाह का शुक्र है कि हम सिर्फ अपने सूबे के लिए लेकर नहीं आए, हम पूरे पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं। और 80 लाख बच्चियों को हमने इंशाल्लाह ताला वो वैक्सीन लगानी है। लेकिन उस वैक्सीन के लिए जो तमाशे किए गए अपनी सियासी नफरत में, अपनी कदूरत में, कि भाई आपको हमारी शक्ल नहीं पसंद, यार दफ़ा करो यार, हमको अल्लाह के उतार थोड़ी हैं, कोई आसमान से थोड़ी उतरे हैं, हम में भी गलती हैं, हमें गालियां दो, हमें बुरा भला कहो, हमारे खिलाफ तनकीद करो, हमारे कामों पे तनकीद करो, लेकिन जिस काम की वजह से लोगों की बच्चियां बचनी हैं उस काम को तो खराब ना करो। आप अपनी सियासत में अपने इतने अंधे हो गए हैं। मैं थैंक टू मोहसिन नकवी अगेन कि उन्होंने उनकी मिनिस्ट्री ने मेरा भरपूर साथ दिया, और उसके साथ साथ जो हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे वफाकी इदारों ने साथ दिया, उन तमाम डिजिटल क्वैक्स ने, ये डिजिटल क्वैक कहूँगा इनको मैं, कि ना आप डॉक्टर हैं, ना आप कोई हेल्थ की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, और आप सोशल मीडिया पे अगर आपके पास फॉलोअर हैं तो आप वीडियो बना के इस तरह से लोगों को मिसगाइड करते हैं और झूठ बोलते हैं। उन तमाम डिजिटल क्वैक का जो है एहतसाब किया गया, और उनमें से कई डिजिटल क्वैक ने फिर अपनी वीडियो डाली कि जनाब हमसे सॉरी, हमें तो पता नहीं था, हमें गलती हो गई, वैक्सीन तो बड़ी अच्छी है, तो माजरत से आपने जो डैमेज करना था वो आपने कर दिया। और अब अगर आपकी उस वीडियो से मुतासर होके किसी एक बच्ची ने उस वैक्सीन से इनकार किया और उसको खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया तो रोज़े क़यामत आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा, ये याद रखें। और अगर कोई एक भी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविश से बच गई और मरियम नवाज की काविश से बच गई तो इंशाल्लाह हम उसका इनाम पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा जी, टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर दिखा दें, इस नंबर पर आप कॉल करें, क्योंकि आज के प्रोग्राम का एजेंडा है आपकी कॉल्स मैक्सिमम शामिल करना। खारिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सेहत मामलात से रिलेटेड जो भी सवाल करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। सीएम साहिबा जैसे इक़्तिदार में आई, क्लिनिक ऑन व्हील और इसके साथ साथ दीगर उनके जो इनिशिएटिव थे, कैसा फीडबैक रहा खारिज साहब उनका? देखिए अना, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ओथ लिया और वो सीएम बनी, उससे पहले तक मेरा अपना ये ख्याल था कि सीएम साहबा को बहुत टफ कंपटीशन मिलना है, क्योंकि उनके अपने घर में शहबाज शरीफ साहब की एक ऐसी लेगेसी मौजूद थी, इवन उनके वालिद की, मियां नवाज शरीफ साहब का एक डिफरेंट स्टाइल था गवर्नेंस करने का, और उन्होंने लोगों को बहुत फैसिलिटेट किया। शहबाज शरीफ साहब का ज़रा और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल था, और लोगों को फैसिलिटेट भी करते थे लेकिन ज़रा टाइट भी करते थे। मियां साहब ज़रा दिल के बहुत अच्छे इंसान है, बल्कि मैं नहीं कहता कि शहबाज साहब अच्छे नहीं हैं, लेकिन मियां साहब जैसा कोई नहीं है। वो प्यार करते हैं तो बहुत बेपनाह प्यार करते हैं, और बड़े तरीके से बड़े सॉफ्टली वो मामलात पे बड़ी ग्रिप रखते हैं। और उसके साथ फिर मोहसिन नकवी साहब ने अपना जो 1-1.25 साल का दौर मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने उसमें कर दिया, मेरे लिए वो बड़ा सरप्राइजिंग था। सर, कि वो तो एक के बाद एक अस्पताल का दौरा हो रहा है। एक शख्स जिसका सियासत से दूर दूर भी ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो एक सहाफ़ी है और अपनी पेशा वराना खिदमात में लगा रहता है, और जब उसको एक जिम्मेदारी मिलती है, और ऐसे वक्त में मिलती है कि जब लोग उसको बहुत बातें कर रहे थे, मैंने ऐसे लोगों के मुंह से मोहसिन नकवी की तारीफ सुनी है कि जो मेरा ख्याल है कि शायद मैं क्या वो जो लफ्ज़ कहे गए हैं मैं यहाँ पर बयान भी नहीं करना चाहता, वो फिर बाज़ लोग कहेंगे कि ये बात मुनासिब नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहबा ने मेरे उस हदशे को वो कहते हैं तार तार कर दिया। यानी मरियम नवाज साहबा ने ऐसी स्पीड लगाई कि एक दिन हमारी पीएनडी में मीटिंग हुई, और पीएनडी में प्रोजेक्ट्स जो थे, जो मरियम साहबा के पहले साल के प्रोजेक्ट्स थे, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना था। तो अना यकीन करें 8 घंटे
8 घंटे हम लोग उस मीटिंग में बैठे रहे और उसका एजेंडा खत्म नहीं हुआ। इतने प्रोजेक्ट थे, शहबाज शरीफ साहब वाली मीटिंग हो गई, इतने लंबे। यानी मैं हैरान हो गया। तो मैंने बाजी से पूछा एक दिन, मैंने कहा बाजी लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि आप सिर्फ बताएं आपकी नीयत साफ है, आप सब कुछ करना चाहते हैं। मैं हेल्थ की अगर बात करूं तो आप ये करना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी बिल्कुल करना चाहते हैं। तो कहते हैं जब नीयत साफ हो तो अल्लाह की ज़ात सबब बनाती है। बेशक ऐसे ही है। खान साहब मुझे आपको माजरत बार बार काटना पड़ेगा क्योंकि कॉलर्स हमारी प्रायोरिटी हैं आज। जी बताइएगा जी, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? खुरम साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, मैं खुरम गल कर रहा जी सरगोदे तो। ताड़ा बहुत अच्छा एग्जाम सरगोदा से कॉल आई है जी, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें प्लीज। जी बहुत अच्छा एग्जाम हुकूमत पंजाब का ये टीकियां के हवाले से नाल जेडे बच्चों को लग रहे हैं। लेकिन ख्वाजा साहब मसला इत्थे है कि हले भी नैगेटिव मीडिया जेड़ा वा वो बहुत मसले क्रिएट हो रहे हैं इत्थे, ते ओदे वास्ते हुकूमत ने की इकदाम किया वा इन्हां नूं रोकण लई? जी बहुत शुक्रिया खुरम साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और यही चीज़ मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि जब ये कैंपेन शुरू हुई है ना, तो हमने 15 से 27 सितंबर तक हमने 80 लाख बच्चियों को इस वैक्सीनेशन का टारगेट रखा था। और इसमें मुनफरिद बात यह है कि ये वैक्सीन इंशाल्लाह अब हमारे मुस्तकिल EPI प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अब हम जब ये कैंपेन कंप्लीट कर लेंगे, 80 लाख बच्चियों को लगा देंगे, तो उसके बाद सिर्फ 9 साल की उम्र की बच्ची को ये लगेगी। ठीक है। फिर ये 10, 11, 12, 13, 14 साल वाली को अवेलेबल नहीं होगी। 9 साल में ये ठीक है ना? तो ये गोल्डन चांस था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ डिजिटल क्वैक्स ने, कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपनी सिर्फ ज़ाती अना की तस्कीन के लिए, अपनी पार्टी के मुफाद के लिए, जिसमें हालांकि मुफाद भी नहीं है उनका, वो समझ रहे हैं कि इसमें उनका मुफाद है, लेकिन वो बड़े बेवकूफ़ हैं। कौम की बच्ची अगर नहीं बचेगी तो आपका नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। हमें अपने सियासी स्टेक से ऊपर सोचना पड़ेगा, हमें अपनी लीडरशिप से ऊपर सोचना पड़ेगा। तो इन लोगों ने जो कैंपेन की, जब मैंने भी आपको बता रहा था कि मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री का बड़ा ताउन रहा, मुझे अपने इदारों का बड़ा ताउन रहा, तो जब हमने इसको ट्रैक किया तो बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि बात बड़ी गैर मुनासिब सी है, लेकिन लोगों को हक़ाइक़ बताने के लिए करना पड़ेगा कि 99% अकाउंट्स एक महसूस सियासी जमात के थे जहाँ से ये कैंपेन जो है वो की जा रही थी। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान से आपकी क्या दुश्मनी है। बिल्कुल यार, हमसे दुश्मनी करो, हमें गालियां दो, हमें बुरा भला कहो। आप जब बात होती है कि जनाब हमें वो पाकिस्तानी नहीं चाहिए, तो भाई जिसको वो पाकिस्तानी, मुझे तो सबसे ज्यादा अजीज मेरा मुल्क है। मेरे लीडर को भी वो पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें ये मुल्क है तो सब कुछ है। तो उसके बाद जो हमने किया है, जैसे खुरम भाई ने ये बात की, मैंने खुद से सबसे रब्ता किया, हमने उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो केसेस दर्ज कराए और हमने उनको कहा कि अगर आपके पास इसका कोई सबूत है, जो फेक वीडियो आपने डाली है, तो फिर आप बात करें। आप कहते हैं ना कि ये बांझपन कर देती है, तो आए बैठे साबित करें। अगर ये कर देती है तो हम माफी मांग लेंगे कौम से, और अगर ये नहीं करती तो फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसके बाद हमने तमाम मुस्तनद जो डॉक्टर्स हैं उन तमाम के पैनलिस्ट के इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए और हमने लोगों को बताया कि ये 147 ममालिक बेशमूल सऊदी अरब, ये सऊदी अरब में भी लगाई जाती है और 147 ममालिक इसको लगा चुके हैं और अब हम पाकिस्तान में इसको बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं। तो हमने इनका हर जगह डट के मुकाबला किया, जिसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये तकरीबन 33 लाख से ज़ायद बच्चियों को आज की डेट तक अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है। जी, हम दुआ गो हैं कि ये टारगेट आप जो तयन जिसका किया गया वो हासिल भी कर सके। काशिफ एंडी हमारे साथ लाहौर से सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम को इस्लाम और कल को इस्लाम। इमरान भाई मैं बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। जी जिसमें जो है आपको सब देखना चाहिए, खुद अस्पताल में उसकी निगरानी करनी चाहिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, अस्पताल में जब मेडिकल आते हैं डॉक्टर एक बैठा होता है, अगर 2 से 3 की भी लगी हो, जांच में एक नहीं है। आप तो खुद देखें लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके सर बैठे होते हैं, उनको भी वेटिंग के लगाया होता है। आप कल कुछ चेक करें, एक्सरे वाला अपनी जगह पे नहीं बैठा होता, मतलब मॉर्निंग टाइम एक्सरे कराना करा लो। आपको पता है इमरजेंसी में 24 घंटे एक्सरे कर होते हैं। ये आपको देखना सर, ये 2 दिन बड़ी बात है। अब देखिए अस्पताल में देखिए ऐसे लाने लगी है जैसे कोई देख बांध रहा हो। सर ये चीज इमरान साहब आप कुछ समझते सर कि ऐसे लगता है जैसे कोई देख बांध रहा है। क्यों? अमला है लेकिन वो ड्यूटी पे नहीं सर खड़ा होता, ड्यूटी पे नहीं, एक बैठा होता डॉक्टर, तो उसने मेडिकल करना, उसने मरीज चेक, अगर मेरे सारे बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, अगर मरीज चेक करनी है तो मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल करना तो मरीज चेक नहीं होंगे। सर ये हालात है।
काशिफ साहब किसी हॉस्पिटल का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, मैं उनकी पॉइंट विल बी वेल टेकन, वो बिल्कुल मुनासिब बात की है। देखें, ये ऑलरेडी मैंने इस बात को नोट ये किया कि मेडिको लीगल सर्विसेज जो हैं वो हमने डॉक्टर्स के डेफिनेटली जिम्मे होती हैं, और जब डॉक्टर मेडिको लीगल सर्विसेज में बिजी होगा उस वक्त वो रूटीन पेशेंट को चेक नहीं कर सकेगा। तो इसका इलाज ये है, मैंने अपने, क्योंकि एक तो पहले काशिफ साहब मैं ये आपको बताऊं कि यहाँ पर हेल्थ के दो महकमे हैं। एक महकमा है जो आप लाहौर में आप जना हॉस्पिटल जाते हैं, मियो हॉस्पिटल जाते हैं, जनरल जाते हैं, गंगाराम, ये जो बड़े अस्पताल हैं, टीचिंग अस्पताल, ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का महकमा है जिसके मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफीक साहब हैं। और एक महकमा है जो हेल्थ एंड पॉपुलेशन कहलाता है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, तहसील के हॉस्पिटल्स हैं, BHUs हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट, RHCs हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो मेरे पास है, ड्रग कंट्रोल है, वो मेरे पास है। लेकिन मैंने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया और अनकरीब हम इसकी लेजिस्लेशन कर लेंगे। मैं ये चाहता हूँ जी कि CM साहबा की इजाज़त से हम इस निज़ाम को ही बिल्कुल सेपरेट कर दें। जिस तरह पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी बनी है, इस तरह से हम यहाँ उनके हवाले करें, या इस तरह से एक डिफरेंट हायरार्की क्रिएट करें जो सिर्फ मेडिको लीगल सर्विसेज को डील करे, उसका काम इलाज मुआवजा ना हो, वो सिर्फ मेडिको लीगल सर्विसेज को डील करे, ताकि इसके अंदर जो करप्शन है, इसके अंदर जो अकरबा परवरी है, लोग पैसे दे के, धौन से, धमकी से, सिफारिश से जो अपना गलत मेडिकल बनवा लेते हैं और किसी गरीब के साथ जुल्म हो जाता है, ये इतना बड़ा मसला काशिफ साहब ने जो बताया। थैंक यू काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया कि इतनी बड़ी बात इन्होंने बताई है, और मुझे खुशी है कि ये हम इस पे ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। इंशाल्लाह कुछ देर लगेगी, हम आपको इसका एक जदीद और बेहतरीन निज़ाम बनाकर देंगे, और इंशाल्लाह जो डॉक्टर्स हैं उनको जो इलाज करने में मसरूफ है उनको इस काम से इंशाल्लाह ताला निकाल लेंगे। चलें जी, ख्वाजा साहब ज़रूर इस पे काम करेंगे। नज़ीर है जी मियाँ वाली से, मैं हैरान हूँ कि हमें दूसरे शहरों से भी कॉल्स आ रही हैं। जी नज़ीर साहब, सवाल कीजिए। जी, मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि मैं सऊदीया में रह के आया, वहाँ पे ये वैक्सीन लगती थी बच्चियों को, मुझे जहाँ तक याद है, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। यहाँ बहुत देर से वैक्सीन आई है, क्या यहाँ ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है या बहुत ज़्यादा औरतें बीमार हो रही हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं, या क्या वजह है? मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। देखें 2006 से ये वैक्सीन स्टार्ट हुई और मुख्तलिफ ममालिक में इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जारी रहे, मुख्तलिफ ममालिक में चलती रही, और 2006 से आज आप देख लें कि 19 साल के बाद, इस वैक्सीन के आने के 19 साल के बाद पाकिस्तान में हम लेकर आए, और फिर भी इतना तूफान मचा हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के सारे लोग ये कहते कि यार ये वैक्सीन 10 साल पहले क्यों नहीं आई। और मैं जो आपने कहा ना कि क्या इतने लोग बीमार हो रहे हैं, अभी मेरी अना ने, जो हमारी बहन भी है, और इसने अपना दुख आपको बताया कि इसके वालिद भी कैंसर का शिकार हुए। कैंसर बहुत सारी किस्म का होता है ना, तो जो ख़वातीन वाला महसूस कैंसर है, और उस कैंसर से जो ये सर्वाइकल कैंसर है, इससे 297 ख़वातीन पाकिस्तान में हर महीने, जो हमने एवरेज रिकॉर्ड की है कि हर महीने कमोबेश 297 के करीब लेटेस्ट फिगर के मुताबिक ख़वातीन जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। और खाली ये मसला नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जब उनको ये कैंसर होता है, जिस अजियत और जिस तकलीफ से वो बेटियां और माएँ वो बहनें गुजरती हैं, वो ये कैंसर इतनी बदबू फैलाता है कि उनके कमरे में उनके अजीज़ो कारब भी नहीं जा पाते। तो आप अंदाज़ा करें कि वो क्या तकलीफ़ होगी, खुदा ना खास्ता जिसको ये हो गया हो। और अगर उसको बचाने के लिए आज हुकूमत ने एक इंतज़ाम किया है और हम उसके लिए कोशा हैं, तो लोगों को तो इस पर खुश होना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, ना कि कुछ महसूस टोला जो है जो हमेशा हर चीज़ की मुखालफत करता है, वो इस चीज़ के पीछे सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, अपने लाइक्स के लिए इस काम के पीछे पड़ गए। मुझे आज अपनी कौम से, अपने लोगों से, लाहौरियों के तवस्सुत से, पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि सिटी 42 तो अब सच्ची बात है इंटरनेशनली भी देखा जाता है, खुदा के लिए ये हाथ जुड़े हुए हैं। हर सोशल मीडिया पे आने वाली पोस्ट को सवाब समझ के आगे फॉरवर्ड ना करना शुरू कर दिया करें। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, ये जो लोग हैं ना, जो खासकर जिनको मैं मुखातिब हूँ, जो रियासत मदीना की बात करते हैं, अगर रियासत मदीना की बात करते हैं ना आप, हम सभी करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा उसके दाई बनते हैं, तो यकीनन आपको इस पर सोचना होगा। उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये इरशाद है और अल्लाह तआला ज़ात का भी ये इरशाद है कि इंसान के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। जब आप इस पोस्ट को, जब आपकी तहकीक ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, कोई स्टेटस लगाना शुरू हो गया। 2-4 लोगों को मैंने खुद फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आपने स्टेटस लगा दिया, खैर है, वो जी लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए है। तो मैंने कहा आपको पता भी है कि ये बात ठीक है या गलत है? सर हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, माहिरीन बुलाकर यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया, हम अपनी साथ साथ जिम्मेदारियाँ पूरी करें। किरण ने हमें ज्वाइन किया है। जी किरण, सवाल कीजिए। जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए।
جی خواجہ صاحب سے ایک میسیج عرض کرنا تھا، یا کہہ لیں کہ ایک ریکویسٹ ہی کرنی تھی کہ حکومت جو ہے وہ اربوں روپیہ جو ہے ہیلتھ پہ خرچ کر رہی ہے، اور ہاسپٹلس بہت اچھے بنا دیے ہیں، مشینری بہت اچھی ہے، لیکن آپ یقین کریں حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹرز کے بیہیویئر پہ بھی ایک ٹریننگ کروائے۔ آپ یقین کریں میں نے بہت سے پورٹل پہ شکایت کی لیکن میری کہیں سنوائی نہیں ہوئی۔ آج بھی جب میں نے پروگرام دیکھا تو میں نے کہا میں خواجہ صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ گنگا رام ہاسپٹل کی گائنی وارڈ کا کائنڈلی وزٹ کریں۔ وہاں پہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے ویسے کہہ لیں کہ کوئی ظالم بھی نہیں کرتا۔ میری 2 ماہ پہلے وہاں پہ میں نے ایڈمٹ ہوئی ہوں، میں 12 گھنٹے میں نے بینچ پہ گزارے ہیں، میں پلیسنٹا پیڈیا کی پیشنٹ تھی، اور ڈی ایم ایس کے پاس بھی گئے، ایم ایس کے پاس بھی گئے، وہ بھی بہت کہہ لیں کہ بہت کمزور تھے ڈاکٹرز کے آگے۔ ڈاکٹرز جو تھیں وہ پیزے انجوائے کر رہی ہیں، چائے پی رہی ہیں، پیشنٹس کو دھکے مار کے باہر پھینک رہی ہیں، یعنی کہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اور میرے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہی یعنی جتنی دیر میں وہاں پہ رہی ہوں 3 سے 4 عورتوں کے جو بچے ڈلیور ہوئے ہیں وہ راہداری میں ہوئے ہیں، ڈاکٹرز نے بالکل پرواہ نہیں کی۔ تو حکومت، میری یہی ریکویسٹ ہے کہ حکومت جب اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے، اتنی فیسلٹیز دے رہی ہیں، تو پھر پیشنٹ کو کیوں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا؟ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا کرن۔ بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے اس بہن نے کی ہے، دیکھیں اوبیسلی خواجہ معذرت مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اس پہ ہم جواب بریک کے بعد آ لیتے ہیں۔ جی آپ بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ اچھا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جب کوئی اپنا پرسنل ایکسپیرینس بیان کر دیتا ہے؟ کرن صاحبہ نے اپنا ایکسپیرینس بتایا۔ یہ جو بچی ہیں کرن، انہوں نے بالکل جو بات کی ہے بالکل 100% ٹھیک کی ہوگی، اس لیے دیکھیں 5 انگلیاں نا یہ برابر نہیں ہیں۔ بے شک۔ اسی طرح آپ پولیٹیشنز کو بھی سب کو ایک ریٹنگ میں نہیں رکھ سکتے، جی بالکل ایسے، صحافیوں کو بھی نہیں رکھ سکتے، اسی طرح ڈاکٹروں کو بھی نہیں رکھ سکتے۔ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ بڑے بڑے اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، یعنی اب سیلاب آیا ہے، یقین کریں کلینکس آن بوٹ ہم نے مریم صاحبہ نے بنائی کیونکہ بہت سارے علاقے واٹر لاگ ہو گئے تھے، وہاں ایکسیس نہیں تھی۔ جی جی۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، ہمارے ہیلتھ کے سٹاف، انہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر وہ گئے اور لوگوں کو بچایا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ میں ڈی ایچ یو خانیوال گیا، خانیوال نہیں سوری یہ کمالیہ کی بات ہے، وہاں پر انسیڈنٹ ہو گیا ایک بچی کی، میں نے پچھلے سال میں نے ویڈیو دیکھی، اس کو انجیکشن غلط طریقے سے لگا دیا گیا، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ میں ان کی بے حسی پہ حیران تھا کہ وہ بچی پیچھے تڑپ رہی ہے اور وہ روٹین میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ گنگا رام کی انہوں نے بات کی، گنگا رام چونکہ سلمان رفیق صاحب کی منسٹری ہے، میں بالکل ان کو خود بھی کہوں گا آج، اور میں کوشش کروں گا میں چکر بھی لگاؤں کیونکہ میرے جانے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں بھی حکومت کا نمائندہ ہوں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اوور ورک اور اوور برڈن ہونے کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے، کچھ میں اس سے پھر ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز کو شوق بھی ہے، ان کو خام خواہ میں لوگوں کو تنگ کرنے کی عادت ہے۔ وہ ان تمام ڈاکٹرز کا، نرسز کا جو لوگوں سے پیار سے پیش آتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، ان کا امیج بھی خراب کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کمیونٹی کو چاہیے کہ اپنے اندر موجود ایسے جو غلط لوگ ہیں ان کو سمجھائیں اور ان کا طریقہ کار درست کریں۔ مریم صاحبہ نے اس کا حل نکالا ہے، دیکھیں اب میری بہن کرن بھی سن رہی ہوں گی، سب سن رہے ہیں، یہ جو مریم نواز ہیلتھ کلینک بنائے ہیں، مجھے بڑا دکھ اور تکلیف ہے، یقین کریں میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے، کہ اس کے لیے قربانی دینا پڑی ہے، اس کے لیے ہمارے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑی ہیں۔ اچھا، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں پہلے جو ریگولر ملازم کی بات نہیں کر رہا، جو ایڈ ہاک پہ تھے یا کانٹریکٹ پہ تھے، جب ان کا کانٹریکٹ ختم ہوا تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا، ان کو کہا گیا کہ اب اس کلینک پہ اس ڈاکٹر کے پاس آپ کام کر لیں۔ اس کے نتیجے میں کچھ پرسنٹ لوگ بھی ایسے بھی ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے، مجھے دکھ ہے، لیکن جب میں اس کے بڑے پیرامیٹر کو دیکھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوا ہے، ایک قربانی دے کہ پاکستان بنا تھا، لاکھوں جانیں گئی تھیں، لیکن ایک ملک ملا تھا، تو اس ایشو کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نقصان ہوا ہے۔ مجھے آخری سانس تک جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے یہ دکھ رہے گا کہ یہ لوگ بے روزگار ہوئے، لیکن اس کے اگینسٹ جو بہتری آئی ہے، مریم نواز ہیلتھ کلینک کے جو بی ایچ یوز ہیں، میں آج پھر یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ مریم نواز کے نام سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بی ایچ یو میں جو ڈاکٹر اب بیٹھا ہے، آپ جا کر ذرا اس کا اخلاق چیک کریں، وہ آپ کو اس پیار سے ڈیل کرے گا، اس محبت سے ڈیل کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کہاں آئے ہیں۔ فرض یہی چیز آدھی بیماری کم کر دیتی ہے۔ میرے ویٹ کریں جی، کالر ہیں اجاز صاحب ہیں جی، سوال کیجئے۔ جی جی اجاز صاحب سوال کیجئے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ آپ کافی انرجیٹک ہیں،
اور جو ہے نا آپ کام کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں, میں آپ کو دیکھتا بھی رہتا ہوں. شکریہ جی. تو میں نے ایک گزارش میں نے کرنی ہے, میرے پاس 2 یعنی آپ کو فیڈ بیک دیتا ہوں کہ جو جناح اسپتال ہے اس میں ایک دفعہ جانے کا مجھے اتفاق ہوا, تو وہاں لائنیں اتنی تھی لمبی اور دھوپ کا موسم تھا یہ گرمیوں کا, ٹھیک ہے جی, عورتوں کی علیحدہ بندوں کی علیحدہ. تو میں اس کا یعنی میرے پاس یہ میں وہاں کھڑا ہو کے سوچتا رہا کہ یا اللہ اتنا رش ادھر ایسے ہے, تو آپ وہاں پہ جو بوتھ ہے نا ان کو آپ پرائیویٹائز کر دیں, یا اس کو جو پرچی کا نظام اس کو پرائیویٹائز کر دیں, اور جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ اسکینر میں لگائے اور پرچی باہر آ جائے. میں جا کے آپ کو بتاؤں کہ جی میں نے گائنا کے پاس جانا ہے یا میں نے اس کے آرتھو کے پاس جانا ہے, تو ایک دم بس اس میں ڈالے جو آئی ڈی کارڈ اسکینر میں اور ہماری پرچی باہر آ جائے, ویٹ نہ کرنا پڑے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا, کال کٹ گئی بیچارے, بڑی اچھی بات انہوں نے کہی تھی اعجاز صاحب نے. دوسری بات بھی ان کی کاش ہم سننے کے قابل ہوتے سن لیتے. دیکھیں یہ جو انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی ہے, شہباز شریف صاحب نے اپنے پچھلے دور حکومت میں, جب میں پچھلی دفعہ منسٹر تھا, تو ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کا آغاز کیا تھا میرے محکمہ سے, جو اس وقت پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کہلاتا تھا, اور آج اس کا نام ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ہو گیا. اصل میں عام عوام کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹیچنگ اسپتال اور یہ فرق کیا ہے, لیکن وہ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں. میرے جو ہاسپٹل ہیں جو میری منسٹری میں آتے ہیں, اس کے اندر الحمدللہ یہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے یہ ہو چکی ہے, اور ہمارا تمام سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے. ایون ہماری جو EMR ہے وہ بھی ہمارا کمپیوٹرائزڈ ہے, ٹیبلٹس کے اوپر ہے, اور ہمیں پیشنٹ ہسٹری بھی ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں. اور لیکن جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اسپتال ہیں وہاں وہ سسٹم اب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے علم میں ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس پہ کام کر رہی ہیں, اور سلمان رفیق صاحب اور عظمت محمود صاحب اس کے اوپر دن رات اس کے لیے کوشاں ہیں. اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ اس کو ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. جی بالکل. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات میری شہریوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ دیکھیں ہم ہر چھوٹی بیماری کے لیے بھی جو ہے وہ اسپیشلائز ہسپتال میں چلے جاتے ہیں, ٹیچنگ ہسپتال میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ OPD میں جائیں, اتنا رش اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو فیور ہے تو وہ بھی وہاں چل جاتا ہے. اب ہم نے جو ڈسپینسریز ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں لاہور شہر میں, اب ہم نے ان کو ریویمپ کرنے کا سلسلہ مریم نواز کے حکم پہ شروع کر دیا ہے. آپ کی گلی کی محلے کی ڈسپینسری اسی سال میں آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنی نظر آئے گی انشاءاللہ. وہ ڈاکٹر سارے وہاں بیٹھے نظر آئیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلینک آن ویلز ہیں یہ ہر گلی اور ہر محلے میں پہنچتے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ کی یونین کونسل میں لازمی موجود ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, تو آپ ہمارے پاس اس کا ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم موجود ہے. تو یہ نزلہ, زکام, کھانسی, بخار, یہ ساری بیماریاں تو اب ہم آپ کے گلی محلے میں لوگوں کو بھیج رہے ہیں ان کلینک آن ویل کی سبز گاڑیوں کی صورت میں. تو لوگوں کو بھی اب چاہیے کہ ہاں میں ٹیچنگ اسپتال جانے کی بجائے اور وہاں رش بڑھانے کی بجائے, اگر اللہ معاف کرے کوئی تھوڑا زیادہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کو ٹیچنگ اسپتال میں جانا چاہیے. ہر شخص کو نہیں جانا چاہیے, اس کو اپنے قریبی جو مرکز صحت ہے یا کلینک آن ویل کہیں آئی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کے گلیوں محلوں میں روزانہ کی بنیاد پہ وہ آئی ہوتی ہے, تو تھوڑا سا اس کو بھی کیٹاگرائز کرنا پڑے گا. لیکن میں اعجاز صاحب کا پیغام سیکٹری ہیلتھ جو اسپیشلائز ہیں ان کو بھی دوں گا آج ہی, مریم صاحبہ کو بھی دوں گا, اور سلمان رفیق صاحبوں کو بھی دوں گا, تاکہ جلد سے جلد اس جناح اسپتال والے معاملے کو وہ ضرور دیکھیں. ضرور جی. اور خالد صاحب آپ تک یہ ایشوز پہنچانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ فوری طور پر اس پہ کام کر سکیں. اچھا, ابھی جو کینسر کی نئی مشین آئی ہے اس میں پریورٹیز دی جائیں گی کہ پہلے جو زیادہ تکلیف میں ہے یا لاسٹ سٹیج والا ہے یا بالکل سٹارٹ والا ہے اس کا علاج کیا جائے, کچھ اس میں کیٹیگریز بنائی گئی؟ جب مریم نواز شریف صاحبہ وہاں گئی تو مریم نواز شریف صاحبہ کینسر کے اوپر کام کرنے کے لیے یقین کریں کہ ان کے وہ دل سے جذباتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ جو ان کی والدہ تھیں, جن کو ہم مادر جمہوریت بھی کہتے ہیں, جنہوں نے مشرف دور کی آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا, اور اس کے بعد وہ خاموشی سے وہ خاتون اپنے گھر گرہستی میں واپس آ گئی. اس خاتون نے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا, کوئی ایمبیشیس نہیں ہوئی. ان کا مقصد اپنے ملک کو اس بحران سے نکالنا اور اپنے خاندان کو اس مصیبت سے نکالنا تھا, اور ایک گھریلو خاتون تھی. لیکن بدقسمتی سے اس گھریلو خاتون, اس معصوم خاتون کے ساتھ, اس کی بیماری کے ساتھ جو مذاق اڑائے گئے, جو بدتمیزی اور گھٹیا پن کی انتہا کی گئی,
آج ان لوگوں کو شاید یہ وہ لوگ اگر کہیں بیٹھے سوچتے ہو کہ جس عذاب کو وہ بھگت رہے ہیں ان میں جو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ ہر چیز کا حساب لیتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب خانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں پر حکم ہے کہ فرشتے بھی دبے پاؤں چل کے آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جہاں حکم دے دیا گیا کہ اونچی آواز میں بات نہ کریں، یہاں جو ہستی ہے اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے. اپنی سیاست کو، اپنے لچڑ پن کو، اپنے گھٹیا پن کو وہاں پر بھی پھیلایا گیا، اور وہاں پر بھی جو چور چور کی صدائیں لگائی گئیں. تو وہ کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لاکھ اختلاف ہوگا لوگوں کو جس سے مرضی ہوگا، لیکن آج آپ دیکھیں نا وہی شہباز شریف ہے جس کو آپ نے وہاں پر رسوا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، اور اس کا کردار دیکھیں کہ اس نے خود جا کے بحیثیت پرائم منسٹر لوگوں جا کے سعودی حکومت سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو پلیز معاف کر دیں، ان کو سزائیں دی ہیں آپ نے، ان کو پلیز معاف کر دیں. اس شہباز شریف کا کردار دیکھیں اور ان گھٹیا لوگوں کا کردار دیکھیں. اور اس کے بعد اللہ کی ذات بھی دکھاتی ہے نا، آپ جو مرضی کہیں، جو مرضی کہتے رہیں. یہ حقیقت ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں، جب اللہ کے گھر کی حدود میں، سعودیہ کی حدود میں شہباز شریف کا طیارہ گیا ہے اور اس کو جہازوں نے ریسیو کیا اور جہازوں کی سلامی میں وہ نیچے آیا ہے، اس دربار میں، اس ملک میں عزت وہی دلا سکتے ہیں اور کوئی نہیں دلا سکتا. اور آج پاکستان کو یہ اعزاز مل گیا ہے اور پوری قوم کو فخر ہے اس پہ. ہم یہ ملک، یہ اعزاز کسی ایک شخص کو نہیں ملا، یہ پاکستان کو ملا ہے. وہ جو پرپل کارپٹ ملا ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ملا ہے، وہ مجھے آپ کو کسی ایک بندے کو نہیں ملا، سب کو ملا ہے. اگر سمجھیں، اگر اس کی خوشی کو محسوس کریں، اگر پاکستانی ہے. لیکن اگر پیٹ میں درد ہے، اگر لوز موشن لگے ہوئے ہیں تو میرے پاس اس کا علاج کوئی نہیں ہے سوائے گولی دینے کے. تو سیدھی اور صاف بات ہے، پاکستان عزت پا رہا ہے الحمدللہ، پاکستان پروگریس کر رہا ہے، پاکستان آگے جا رہا ہے. اور آج دیکھیں پاکستان کی سفارتی کامیابی کہ پاکستان بیک وقت امریکہ، چائنا، رشیا، ایران سب کے ساتھ انتہائی بہترین ٹرمز میں ہے. اور جو دفاعی معاہدہ پاکستان کا ہوا ہے، آپ کو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری زبان مبارک کرے، جو لوگ جنہوں نے 2.5 سال 3 سال پہلے کا پاکستان دیکھا ہوا نا، وہ جو کہتے تھے سری لنکا بنے گا، کل بنے گا، پرسوں ڈیفالٹ ہوگا، IMF کو خط لکھتے تھے یار ڈیفالٹ کیوں نہیں ہوا، ابھی تک بیڑا گرک کیوں نہیں ہوا. اللہ کی ذات ہے اس ملک کو بچانے والی. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہے، اس نے رہنا ہے انشاءاللہ. آج 2.5-3 سال بعد وہ حالات تو نہیں ہے نا. آج الحمدللہ ایک ٹھہراؤ آ چکا ہے، استحکام آ چکا ہے. آج وہ پریشانی، بے یقینی والی کیفیت نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ آج بھی مہنگائی جو ہے وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں ہوئی، آج بھی عوام پر اس طرح سے خوش اور مطمئن نہیں ہے. لیکن اس وقت میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. میری بات لکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی صحت دے، میرے ویورز کو بھی زندگی صحت دے. آپ اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے 2-3 سالوں میں کہ پاکستان کس بلند مقام پہ ہوگا، پاکستان کی اکانومی کس بلند مقام پہ ہوگی انشاءاللہ. اور جس طرح سے آپ حیران ہوئے نا سارے، میں بھی حیران ہوا ہوں کہ آپریشن بنیان محسوس ہوا ہے. جب یہ 6-7 مئی کو صبح کے وقت جب رات لیٹ گئے، جب بھاولپور پہ حملہ ہوا، جب ہمارے ملک پر راکٹ میزائل فائر کیے گئے، اللہ کی قسم میں بھی بڑا پریشان تھا اور سوچتا تھا کہ ہم کیسے لڑیں گے. ہمارے پاس تو 2-3-4 بلین ڈالر نہیں ہے ایکسٹرا جو ہم لڑائی پہ خرچ کرتے ہیں. لڑائی پہ پیسے لگتے ہیں، باتوں سے تو لڑائی نہیں ہوتی. تو میں بہت پریشان تھا کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں اس امتحان سے نکال دے، ہم پر ترس فرما. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ جہنم میں جائے سیاست جو ہماری افواج نے کر دیا ہے، جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے، فیلڈ مارشل نے اور اس کی ٹیم نے کر دیا ہے، جو میرے جوانوں نے کر دیا ہے، جو میرے فضائیہ کے شاہینوں نے کر دیا ہے، جو میرے نیوی کے جوانوں نے کر دیا ہے، جو میرے بری افواج کے جوانوں نے کر دیا ہے، خدا کی قسم اپنے سے 600 گنا بڑے دشمن کی چند گھنٹے میں ایسی طبیعت صاف کی ہے. یہ میچ کی شکست جو ہے، یہ ٹیم تو ویسے ہمیں اکثر ذلیل کراتی ہے. میں نے محسن نقوی صاحب کو اس دن میسج کر کے کہا کہ اللہ دا واسطہ انہاں سارے کو جان چھڑا لو، انہوں نے پاکستان کی عزت کا کوئی خیال نہیں. سوری ٹو سے میں اس لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں آپ سے پیار ہے. ان کو لڑتے نظر آنا چاہیے، ان کو انڈیا کے مقابلے میں ڈیفرنٹ سٹائل میں نظر آنا چاہیے. ہم انڈیا سے صرف میچ نہیں ہارتے، ہماری قوم روتی ہے، آنسوؤں سے روتی ہے. ان کو خیال ہی کوئی نہیں ہے، یہ اپنے چکر میں پڑے رہتے ہیں. اور یہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آج سے تھوڑا عرصہ پہلے جان بوجھ کے بھی میچ ہارے تھے کسی ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے. پھر تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ یار آپ کو ایک شخص کی محبت ملک سے بھی زیادہ عزیز ہے، خدا کا خوف کرے. آخری فکرہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ذلتیں ہم نے انڈیا سے ہار کے وصول کی ہیں نا، ہمارے پاک فوج کے شاہینوں نے، ہمارے جوانوں نے
चंद घंटे में उन सारी जिल्लतों का बदला लिया और इंडिया को ऐसी जिल्लत उसके मुकद्दर में लिख दिया कि ना मोदी की आंख उठती है और ना इंडियंस की आंख उठती है। साहब ये तो सुनहरे रूप से लिखा गया और हमेशा हमारे लिए ये फख्र तो एंजॉय करें इस बिल्कुल लम्हे ऐसे, को। बिल्कुल ऐसे। मैं तो हैरान हूं कि उनके जिनके पेटों में आज भी दर्द है वो इस लम्हे को भी एंजॉय नहीं कर बिल्कुल रहे। ऐसे। यार लूज मोशन छोड़ो, दफा करो, खुश हो कि पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट आप चाहते थे ना, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो। जाओ सऊदीया वालों से पूछो आज जो पाकिस्तानी सऊदीया में रहते हैं उनकी कैसी इज्जत हो रही है। वो जो एब्सोल्युटली नोट की बातें आप करते थे तब तो टके की इज्जत नहीं थी। आप जब वहां से वापस आए थे ट्रंप से मिलके तो आपको उस वक्त नहीं याद रहा था एब्सोल्युटली नोट। आपने उस वक्त जब कहा था कि वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, इज्जत ये है जो आज पाकिस्तान की हो रही है। इज्जत ये है जो आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है उसको पर्पल कारपेट वेलकम मिलता है। वो इज्जत नहीं थी जब जहाज से उतार के नीचे फेंक दिया गया था। तो शर्म करो, हया करो, इस मुल्क पर रहम करो, इस मुल्क को आगे जाने दो। ये मुल्क आगे जा रहा है, अपनी सियासत बंद करके रखो, ये मुल्क चलने दो। बिल्कुल आपने सही कहा है, मुल्क है तो सब कुछ है। शबाना ने ज्वाइन किया साहिवाल से, सवाल कीजिए। हेलो जी जी शबाना सवाल कीजिए। जी बस एक ही सवाल था मेरे जहन में जी। अभी तक बच्ची को मैंने टीका नहीं लगवाया, 12 साल की मेरी बच्ची है, कि बड़ा ये टिकटॉक वालों ने ना इतनी खबरें फैलाई हुई हैं कि इसके बड़े कोई मनफी असरात हैं। तो आगे देखें जी बच्चों की आगे शादियां होनी हैं, तो बस सवाल यही था कि किस बात पे यकीन करें, टिकटॉक पे करें या डॉक्टरों की बात पे यकीन करें? टिकटॉक पे तो बिल्कुल ना करें, ये जाती मशवरा है जी। ये बड़ा अच्छा फायद साहब माजरत, हमने जाना है ब्रेक पे जी। आपके सवाल का हम जवाब देंगे, टिकटॉक को देखें भी ना जी। इस पर आके हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ कॉलर थी जो पूछ रही थी कि जी टिकटॉक पे यकीन करें, डॉक्टर्स की बातों पे यकीन देखिए करें। अभी जो हमारी बहन जो शबाना गालिबन उनका नाम था, उन्होंने जो बात की, ये हर माँ ये सोचती है। देखिए अगर कोई माँ किसी टिकटॉक पे कोई वीडियो देखेगी और वो औलाद होती है ना, तो वो कहती है कि हाय मैं ये अगर लगा दूं तो मेरी बेटी का नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं शबाना बहन आपके तवस्सुत से सारे जो लोग देख रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो मेरे इल्म में है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जो मेरे इल्म में है, जो तहकीक मैंने देखी है, जो डॉक्टर्स को साथ हमने देखा है, जो टेस्ट ट्रायल जिसके हुए हैं, ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और हम अपने बच्चों को भी लगवा रहे हैं। आपने देखा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो वीडियो जारी कर दी, अपनी बेटी को स्पेशल लेकर आए। यहाँ मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। वो अपनी बेटी को स्पेशल लेकर आए और सबके सामने उन्होंने वैक्सीन लगवाकर अपनी बेटी को ये साबित किया कि जनाब मैं अगर अपनी बेटी को लगवा रहा हूँ तो कौम की बेटियों को भी लगनी चाहिए। तो हम सब ने लगवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चों को भी लगवाई है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी लगवाई है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी लगवा रहे हैं और मिन्नत कर करके लगवा रहे हैं। तो मेरी बहन अपनी और हमारी बेटी को उस मोज़ी कैंसर से बचाने के लिए आप उस वैक्सीन को लगाएं। और जहाँ तक बात है टिकटॉक की, तो मैं किसी ऐप को बुरा नहीं कहता, मैं तमाम लोगों को बुरा नहीं कहता। टिकटॉक के ऊपर अगर आप अच्छा कंटेंट डालेंगे तो वो एक अच्छा काम हो जाएगा, आप उस पर बेहयाई डालेंगे तो वो बेहयाई हो जाएगी। डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। लेकिन अब तक जो मैंने देखा है कि मादरत से अपने व्यूज़ के चक्कर में लोग ऐसी हरकतें करते हैं उसके ऊपर, ऐसे ही अपने और अपने ख़ानदान को लेके, अपनी बच्चियों को, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों बहनों को लेके ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि पागलों की तरह के बस हम किसी तरीके से वायरल हो जाए। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था तो उस पर एक बेचारा मासूम सा देहाती बंदा और उसकी बीवी शायद उससे भी ज़्यादा बेचारी मासूम थी, वो एक गाने पे डांस कर रहे थे और उनसे डांस भी नहीं हो रहा था, सिर्फ इसलिए कि भाई वो कोई वायरल हो जाए, उनको 4 पैसे आ जाएंगे। पता नहीं क्या शौक पड़ा हुआ है हमारी कौम को वायरल होने का और पैसे कमाने का। खुदा का वास्ता, हम वैसे कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, जो अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिख दिया है वो मिलकर रहना है, वो हर सूरत मिलना है हमको इंशाल्लाह, और जो यहाँ नहीं मिलना वो अल्लाह की ज़ात हमें ऊपर देगी। उस पर आप यकीन कर लें। हमारे साथ कॉलर हैं जी, सवाल कीजिए। हमजा कॉलर हैं जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सवाल ये है कि पिछले हफ्ते मेरा ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाना हुआ है अपने बेटे को लेकर। तो 10-11 का टाइम था, 1-2 डॉक्टर मौजूद थे जो चेक कर रहे थे मरीजों को, इसके अलावा कोई डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं था, सब गैर हाजिर थे। और इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी कि लोग इंतहाई परेशान थे। और जो दरवाजे पे बैठ के टिकट चेक कर रहा है, वो पर्ची ले रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, वो औरतों को, मर्दों को, सबको धक्के दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गंदी दुकान चला रहा है और बहुत परेशानी वाला मामला था वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ठीक है जी, आपका शुक्रिया। अच्छा, पर्सनली मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, तो खाद साहब पता चलता है कि डॉक्टर क्लासेस ले रहे हैं, टीचिंग हॉस्पिटल का ये भी इशू है। अच्छा हाँ डॉक्टर, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, जब डॉक्टर क्लासेस ले रहे होते हैं तो उनका सब्स्टिट्यूट होता है रोस्टर, जब जो ड्यूटी रोस्टर है ना उसमें उनका सब्स्टिट्यूट होता है। देखिए ये एक मुआशरती मसला है हम सब का
मैं अक्सर एक बात अना कहा करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँ, मुझे शौक है स्टूडेंट से बात करने का, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि देखें पाकिस्तान कब तरक्की करेगा। हम सब चाहते हैं ना कि मुल्क तरक्की करे, हर चीज़ बेहतरीन मिले, अस्पताल अच्छे हों, लोगों का सारा मामला अच्छा हो, हुकूमत पैसे भी लगाती है, सब कुछ करती है, फिर भी गालियाँ खाती है। इसकी कभी सोचा आपने वजह क्या है? सिंपल एक बुनियादी काम है जो हम सब कर लें तो ये मुल्क सुधर जाएगा। ये जो भाई अभी कह रहे थे इनको ये ख्वारी नहीं होगी, वो जो बेटी अभी कह रही थी कि मैं गायनी के लिए गई तो मेरे साथ ये हुआ, हम सब, आप, मैं, ये कैमरामैन, ये सारे, ये बाहर, ये डॉक्टर, नर्सेज, सब अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू हो जाए। बेशक हम सब सिर्फ अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना शुरू हो जाएं, अपने ड्यूटी आवर्स पूरे करना शुरू हो जाएं, अल्लाह की कसम ये मुल्क सुधर जाएगा। बेशक। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि बहुत सारे लोग, मैं आपसे सवाल करता हूँ अपनी आवाम से कि आप लोग जब अपनी बच्चियों को डॉक्टर बना लेते हैं, डेफिनेटली किसी को दाखला मिलता है पंजाब में, यहाँ लाहौर में नहीं मिलता, आप बाहर भेज देते हैं जनाब ये डॉक्टर बन जाए, 5-5 साल। कोई ऐसी भी बच्चियाँ जो बाहर पढ़ के आई हैं, ऐसी भी बच्चियाँ जो अपना पिंडी के कॉलेज में पढ़ने चल जाती हैं, दाखला किसी और साहिवाल मिल गया, साहिवाल चले गए, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन जब वो नौकरी करने के लिए आती हैं तो सबकी ये ख्वाहिश होती है कि यार मेरी बेटी तो दूर नहीं जा सकती, मेरी बीवी है, मेरी बहन तो यार दूर नहीं जा सकती, तो यार लाहौर में कहीं लगा दें। तो मेरे भाई, अगर सब लोग लाहौर में लगेंगे तो बाहर के लोगों का इलाज कौन करेगा? सब लोग मॉर्निंग में ही ड्यूटी करेंगे, नाइट नहीं करेंगे कि भाई ये नाइट नहीं कर सकती, ये फलाना बंदा नाइट नहीं कर सकता या इवनिंग नहीं कर सकता, तो रात को क्या बीमारी नहीं आएगी? अगर किसी को अल्लाह ना करे हार्ट अटैक होगा तो वो क्या पूछ के होगा कि यार मॉर्निंग में डॉक्टर मौजूद है तो मैं ज़रा हो जाऊँ, शाम में ना हूँ? तो प्लीज़ ये किसी हुकूमत के खाली करने का काम नहीं, ये एक एहसास ज़िम्मेदारी है जो हम सबको करना है। मैंने अपने अस्पतालों में, जो मेरे डिपार्टमेंट के अस्पताल हैं, मैंने उनमें ये कह दिया है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इवनिंग और नाइट नहीं करेगा, सबकी बारी आएगी, बारी बारी। कंसल्टेंट्स हैं वो मॉर्निंग में भी टाइम दें, रिक्वेस्ट उनसे की है कि वो इवनिंग में भी कुछ वक्त दें और नाइट में भी ड्यूटी रोस्टर को चेंज करते करते वक्त दें, कभी वो नाइट कर लें, कभी वो इवनिंग कर लें, कभी वो मॉर्निंग कर लें। जब हम इस तरह से चलेंगे तो मामला बेहतर होंगे। मैं वैसे अपने अस्पतालों में जो है वो चाहता हूँ कि कंसल्टेंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमने 2-3 काम किए हैं। एक तो है ना, हम चाहते ये हैं कि हम अब कंसल्टेंट्स जो रिक्रूट करें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो हम अस्पताल वाइज जो है वो उनको रखें। मसलन अगर मेरा कामों का अस्पताल है तो बजाय इससे कि महकमा किसी को लाहौर से ट्रांसफ़र करके कामों की भेजे और वो कहे कि जनाब मुझे कहाँ भेज दिया प्लीज़, वो हर वक्त ज़हनी तौर पर यही कोशिश करता है कि मुझे लाहौर वापस ले आए। तो हम अब जब रखेंगे तो उसको रखेंगे ही कामों के लिए। ये ज़्यादा आप कामों की सीट है, आप इस पे आ जाएं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप मजीद करना चाहें दूसरे साल भी कर लें, तीसरे साल भी कर लें। जब आप यहाँ से ना करना चाहें आप इस सीट को छोड़ दें, जहाँ कहीं और नौकरी मिलती है वहाँ कर लें, हम वहाँ नया बंदा रख लेंगे। यही एक आखिरी सोल्यूशन है मेरे पास। और उसके साथ एक और काम मैं करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे अब्दुल्ला पंजाब से भी मंजूरी बाकायदा लेना है, मैं भी उस पर वर्किंग कर रहा हूँ कि हम जो डॉक्टर्स का FCPS है, जो MCPS है, जो कि सिर्फ स्पेशलाइज के अस्पतालों में होता है, हम अपने DHQs में उसको शुरू करें। जबरदस्त। और उसके लिए वो डॉक्टर्स जो हमारे पास SMO जाते हैं उन्हीं को हम वहीं पर स्पेशलाइज की ट्रेनिंग दें, ताकि उनका एक इंटरेस्ट भी हो, वो भी चाहें कि यार अगर मैं यहाँ नौकरी करूंगा तो मेरी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। इसी बहाने वो वहाँ पर वक्त देंगे, वहाँ टाइम देंगे और हमारा भी फायदा होगा, डॉक्टर्स का भी फायदा होगा। तो ये काम इंशाल्लाह जल्दी मैं कर लूंगा। चलें जी, हुकूमत तो इस पर मुतहरिक है, तो इंशाल्लाह अस्पतालों में फिर आपको बेहतरी भी नजर आएगी। बाकी ख्वाजा साहब ने सब बातों की एक बात कह दी है, अपनी जिम्मेदारी को समझ लें। अपना काम अगर आप जिम्मेदारी समझ के करेंगे तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं, हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। हुकूमत चाह रही है कि सेहत मामलात अच्छे रहें, तरजीहात भी हैं। अच्छा, कुछ ख्वाजा साहब क्योंकि मौजूद हैं, अभी एक मंकी पॉक्स का केस क्योंकि रिपोर्ट हुआ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, फिर इसके साथ साथ डेंगू का सीज़न भी साथ साथ ही चल रहा है, लोग उससे भी मुतासर हो रहे हैं। फिर हमने बात करनी है ख़ास तौर पर पोलियो और ये जो हमारा हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है। मंकी पॉक्स के हवाले से पहले मैं आपसे मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो, ये एक केस नहीं है जो रिपोर्ट हुआ है, तकरीबन 10 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और हमने एक केस जो है उसका रिस्पॉन्स किया है। हमारा जो डिजिटलाइज सिस्टम है, हर केस को इस तरह से देखा है कि जिस बंदे से वो मिला था उन तमाम को सर्वेलेंस में रखा गया।
ان تمام کو جو ہے انڈر آبزرویشن رکھا گیا. اللہ کے فضل سے کسی جگہ پہ کوئی کمپلیکیشن نہیں آئی اور تمام کے تمام پیشنٹ جو ہیں وہ بالکل روبہ صحت تھے. یہ دیکھیں یہ جو تمام بیماریاں ہیں یہ اس وقت آپ کو نقصان دیتی ہیں کہ جب آپ کی امیونٹی بہت لو ہو, یا آپ کو موبائٹیز والے پیشنٹ ہیں, آپ کو خدا نہ خواستہ کینسر بھی ہے, یا آپ کو کوئی اور بڑی بیماری بھی ہے, دل کا بھی مرض جو ہے وہ زیادہ ہے, تو پھر وہ ان کو تیز کر دیتا ہے. ادروائز الحمدللہ اگر ایک مکمل صحت مند پیشنٹ ہے تو اس کے اس سے متاثر ہونے کے اور اس کو نقصان ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو ہم اس پہ ایڈوائزری بھی جاری کر چکے ہیں اور جو جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان تمام پیشنٹس کو ٹریٹ بھی کیا جا چکا ہے. لیکن ہمیں بہرحال اپنے ارد گرد جو ہے وہ تمام معاملات میں ویجیلنٹ رہنا چاہیے. اصل ہوتا یہ لوگ توجہ نہیں دیتے. اگر آپ کو کریشز ہوئے ہیں اور آپ کو یہ کوئی ڈاؤٹ ہوا ہے تو آپ کو فوری طور پہ قریبی جو مستند ڈاکٹر ہے یا قریبی اسپتال ہے وہاں رابطہ کرنا چاہیے. ہم جب ڈیلے کرتے ہیں, لیٹ کرتے ہیں, اس سے نقصان ہوتا ہے. اب ڈینگی کو بھی ایسے ہی آپ دیکھ لیں, ہم کرتے کیا ہے, ہمیں بخار ہوتا ہے ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. ہم گلی محلے کا جو کویک ہے, ڈاکٹر بھی نہیں ہے, میڈیکل سٹور والا ہے, ہم نے اس کو خود ہی ڈاکٹر بنایا ہوا ہے. اور بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں جن کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہیں ہی نہیں. ہم ان کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کے اوپر تجربے کرتے رہتے ہیں, اور جب تجربوں کے بعد آپ کی حالت برباد ہو جاتی ہے پھر آپ ہسپتال کا رخ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کی ذات ہوتی ہے, ویسے تو ہمیشہ ہی اللہ کی ذات ہوتی ہے, لیکن جب آپ لیٹ جاتے ہیں تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے اور اس کو لیبر پین سٹارٹ ہوئی ہیں تو وہ گھر سے ہی لیٹ جائے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا جو ڈیلیوری ہے وہ خدا نہ خواستہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. ہوتا ہے جی, پھر تو یہ آپ کو ٹائملی جانا چاہیے جی ڈاکٹر کے پاس. خالد صاحب, چکن پاکس کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے, ایک دو اسکول سے پتہ چلا, میرے اپنے رشتہ داروں میں پتہ چلا کہ بچے کو اسکول سے ہو گئے. سو اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا نا دیکھیں, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ابھی جب میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہا تھا کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کرنا شروع ہو جائے تو یہ ملک سدھر جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے, میرا ہے, آپ کا ہے, اس کا ہے, جس کا بھی بچہ ہے, جب ہم وہ پیدا ہوتا ہے ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو دنیا جہان کی نعمتیں اس کے قدموں میں رکھ دیں. ہوتی ہے نا جی, بالکل. سارا دن باپ اس کے لیے سٹرگل کرتا ہے, ماں اس کے لیے سٹرگل کرتی ہے, لیکن جب اس کی صحت کی بات آتی ہے, اس کو پولیو ڈراپ پلانے ہوتے ہیں, اس کو یہ حفاظتی ٹیکہ جات کا کورس مکمل کرانا ہوتا ہے, تو کتنے % لوگ ہیں جو ذمہ داری سمجھ کے اس کو کرتے ہیں؟ بالکل. اکثر لوگ پرواہ نہیں کرتے. تو ہمارے حصے کا کام ہے یہ حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کا کام آپ کو پرووائڈ کرنا ہے, زبردستی آپ کے پیچھے پڑ کے آپ کے بچے کو انجیکشن لگانا نہیں ہے, جیسے اب ہم یہ ویکسین کے پیچھے ترلے کر رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے بچے کو یہ حفاظتی ٹیکہ جات کا کورس مکمل کروائیں. اور جن لوگوں میں اویئرنس نہیں ہے, مجھے ان سے تو گلہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی بیچارہ جو نومیڈز ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو بیچارے بالکل سادے لوگ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان سے تو شاید بندہ گلہ کر لے, لیکن جو لوگ شعور رکھتے ہیں, جو لوگ سمجھدار ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, اگر وہ یہ کام کرے تو بندہ کس سے گلہ کرے؟ بالکل. اگر پولیو آج بدقسمتی سے پاکستان میں اور افغانستان میں ختم نہیں ہوا تو اس کی وجہ صرف اور صرف غیر ذمہ داری اور جہالت ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے بچے کو پولیو ڈراپ پلائے تو انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ایسا وقت آئے گا کہ ہم تمام اس موذی بیماری سے بچ جائیں گے. تو میری درخواست یہ ہے کہ حکومت نے, حکومت پنجاب نے, میں آپ کو بتاؤں نا, جب 2013 میں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو یہ جو حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام تھا, جب ہم نے اس کو چیک کیا تو صرف اور صرف اس کی کامیابی کا تناسب 45% تھا. یعنی اس وقت بھی 55% بچے انجیکشن نہیں لگواتے تھے, حفاظتی ٹیکہ جات نہیں لیتے تھے. یہ میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 2013 کی بات کر رہا ہوں. پھر شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر ایک میکینزم ڈیزائن کیا, ہم سب کو آگے لگایا, سب نے, ہمارے لوگوں نے, ہمارے EPI پروگرام والوں نے بڑی محنت کی. تو آپ یقین کریں کہ جب ہم 2018 میں حکومت چھوڑ رہے تھے تو وہ 45% والی ریشو اللہ کے فضل سے, شہباز شریف صاحب کو اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا, کوئی نہیں چھین سکے گا, 85% پہ جا چکی تھی. زبردست. پھر اس کے بعد ایک اور حکومت آئی, وہ جس کے لیے لوگ لڑتے مرتے ہیں, سنا ہے کہ وہ حکومت ان کو دوبارہ چاہیے. اس حکومت نے کہا, ماشاءاللہ عظیم حکومت نے جو بہترین کام کیے, ان میں ایک کام یہ بھی تھا کہ جب وہ حکومت گئی 2022 میں تو جب چیک کروایا گیا تو وہی حفاظتی ٹیکہ جات کی ریشو جس کو ہم 85% تک چھوڑ کر آئے تھے
वो 68% पे ड्रॉप हो चुकी थी, वो गिर के 68% हो चुकी थी। फिर मोहसिन साहब आते हैं, मोहसिन साहब इसको दोबारा शुरू करते हैं और उनके किए हुए काम को लेकर हम आगे चलते हैं और मरियम नवाज शरीफ साहब इस पे जो है वो पूरी कुव्वत से काम करती हैं। ये फैसिलिटी आपके डोर स्टेप पे है जी। आज जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अल्लाह के फजल से दोबारा वो रेशो 68% से ऊपर जाके 92% पे आ चुकी है। जबरदस्त, जबरदस्त। सब लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं, आपके बच्चे की सेहत तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। इरफान है जी लाहौर से, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माशाल्लाह, जब भी आपकी हुकूमत आती है माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं और आपकी जो ताकत है, डायनामिक्स है, उसको देख के हमें भी जोश आता है। मैं एक बीमारी की तरफ आपसे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिसका मैं खुद शिकार हुआ कि 2024 में मुझे GBS हो गया। और GBS में ये होता है कि आपका सिंड्रोम है ये। अच्छा, ये डॉक्टर से भी जब बात की, जब मैं बीमार हुआ तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में लेके गए तो किसी में भी इसकी कोई अवेयरनेस नहीं थी। इवन प्राइवेट भी मशहूर हॉस्पिटल में गए लेकिन नहीं थी। फिर एक हॉस्पिटल में हुआ ट्रीटमेंट क्योंकि वो उन्होंने एक पेशेंट पहले ट्रीट किया था। तो एक तो मेरा ये आपसे गुजारिश थी कि GBS के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। वैसे जो मेरे फिजिशियन है वो तो पढ़ाते भी हैं माशाल्लाह कॉलेज में, तो वो इस बीमारी के बारे में बताते हैं। इसलिए मैं ये बता दूं कि ये सिंड्रोम होता है, इंटरनल इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है और आपकी बॉडी, मेरी बॉडी बिल्कुल डेड हो गई थी। और पहले तो ट्रीटमेंट होता है IVIG और उसके बाद फिर ये फिजियोथेरेपिस्ट है, ये रहते हैं। आज भी मेरे 2 फिजियोथेरेपिस्ट सुबह शाम आते हैं। तो मेरा तो ये था कि इसकी जो है लोगों को पता नहीं अभी, क्योंकि मैं पहले चंद 4-5 में था। तो अब ये इंडिया में, पुणे में बहुत फैल गई है, पाकिस्तान में भी मैंने सुना है कि काफ़ी हो रही है। तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए, इसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। दूसरी बात जो है, अल्लाह ताला ने जैसे मुझे सेहत दी, मेरे 9 इतिहास हुए इस बीमारी के दौरान, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी थी तो मैं हूँ। तो सूरह रहमान मेरी फैमिली में, उनकी बड़ी हिम्मत है, उन्होंने सूरह रहमान थी। तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा सरकारी हॉस्पिटल में जो कम से कम लिमिटेड ICUs में या वो उसमें वार्ड में सूरह रहमान जरूर चलाया करें। ये अल्लाह की बरकत है, हम उसके हैं, उसकी तरफ से आए हैं, उसकी तरफ ही जाना है और जिंदगी जो है वो उसकी रजा से गुजारनी है। बेशक। बस मेरी ये गुजारिश है आपकी। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और सेहत और उम्र दे और काम करे। चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। एक तो मुझे मेरी दरख्वास्त है आपके प्रोड्यूसर से भी कि इन भाई का जो नंबर है वो प्लीज़ अभी मुझे प्रोग्राम के बाद दे दिया जाए। मैं इनसे खुद भी बात करूंगा और डिटेल से इस इशू के ऊपर जो है हम इसको टेकअप करेंगे। और जो सूरह रहमान की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जगहों पे हमने इसको स्टार्ट किया हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूरह रहमान के अंदर अल्लाह की ज़ात के कलाम के अंदर ऐसी बरकत है कि वो अल्लाह का कलाम तो अल्लाह की ज़ात चाहे तो मुर्दे जिंदा कर दे। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। इंशाल्लाह आपके हुक्म की तामील करेंगे। बहुत खूबसूरत मशवरा दिया है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक बच्चे को डॉग बाइट हुई थी और उस बच्चे की तबीयत ख़राब थी तो सूरह रहमान मियो हॉस्पिटल में चलाई जा रही थी। तो इंशाल्लाह हम अपने कुछ वार्ड्स में इसको कर रहे हैं लेकिन ऑफिशियली नहीं कर रहे थे। अब हम इसको इंशाल्लाह ऑफिशियली करेंगे अल्लाह के फजल। चलें जी, आपकी बात सुन भी ली है और अब आपके मशवरे को बड़ा अप्रिशिएट भी किया। अच्छी चीज़ें हैं। बहैसियत मुसलमान हम सब लोगों का ईमान इन चीज़ों पे है कि बीमारी कोई भी हो, बेशक अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत है जी। अच्छा जी, खालिद साहब, हम ख़ास तौर पे बात कर रहे थे पोलियो वैक्सीन के हवाले से। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि लोगों के एंड से हैं, कुछ चीज़ें हमारे एंड से भी रह जाती हैं। हम कहते हैं दाखिली खारजी रास्तों पर, बस स्टैंड्स पर, यहाँ पर इन चीज़ों को परमानेंट कर देना चाहिए। देखें, फिर वही बात आती है अना के हुकूमत जो है वो तो सब कुछ करती है और करेगी और करना भी चाहिए, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम बहैसियत शहरी ये कहें कि मेरे बच्चे को अब तक टोल फ्री नंबर मौजूद है ना, जी बिल्कुल, आपके करीबी मराकज़ सेहत हर वक्त मौजूद है और पोलियो वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो हर जगह हर वक्त मौजूद रहती है। यानी आप, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप किसी जगह चल जाएं हमारे हेल्थ के किसी मरकज में, इवन जो क्लिनिक और व्हील आपके मोहल्ले में आता है उसको भी पोलियो वैक्सीन होती है। तो बजाय इसके कि हम लंबी लंबी लाइनें लगा दें, अगर हम उसको परमानेंट कर दें, जब आपकी GT रोड है जहाँ से आप KP से जब आप एंटर होते हैं अपना पंजाब में, अगर हम वहाँ पर एक काउंटर मुस्तकिल बना दें और हर शख्स को वैक्सीन लगाने के लिए गाड़ी को रोका जाए तो वहाँ मीलों लंबी कतारें लग जाएंगी। उसका आप क्या इलाज करेंगे? बहुत मसला हो जाएगा। तो उसकी बजाय बेहतर नहीं है कि लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करना शुरू हो जाएं। हम टोल फ्री नंबर जो है उसको फिर डिस्प्ले कर देते हैं। हमने हर जगह वैक्सीन अवेलेबल रखी हुई है। मैं बार बार इस पे फोकस क्यों करता हूँ? एक छोटी सी मिसाल, डेंगू का सीजन आ गया दोबारा। पिछले साल भी डेंगू से बात हुई, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अल्लाह का करम है कोई डेंगू से जान नहीं गई, लेकिन
जितनी बारिश हुई है, जितना फ्लड आया है, आप क्या समझती हैं कि ये कोई आसान काम है कि इस दफ़ा डेंगू को जो है उससे लड़ना कोई आसान काम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर हुकूमत तनहा लड़ना चाहे तो हुकूमत नहीं लड़ सकेगी। नहीं, वो तो पॉसिबल अगर ही नहीं आपका है। घर है या मेरा घर है, हम अपने घर जाते हैं ना, जी, बिल्कुल। किसी का 2 मरले का है, किसी का 2 कनाल का है, किसी का 1 मरले का है, किसी का 5 मरले का है। हम सिर्फ इतना कर लें कि हम जब छुट्टी वाला दिन होता है इतवार का, अपने घर में बैठे चाय पी रहे होते हैं, तो हम सिर्फ ये देख लें कि मेरे घर में जो एयर कूलर चल रहा था उसको हमने उसको खुश कर दिया हुआ है, कहीं उसमें पानी तो नहीं इकट्ठा हुआ होगा, और अगर पानी इकट्ठा हुआ होगा तो उसमें डेंगू लार्वा आ गया होगा। अगर मेरे घर में कोई पुराना टायर पड़ा है तो हमने उसको निकाल के तलफ कर दिया हुआ है, या उसमें रेत भर दी हुई है कि उसको वैसे ही छोड़ा हुआ है। अगर घर में कोई छोटा मोटा बर्तन है जिसमें पानी था तो उसमें डेंगू लार्वा तो नहीं आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? बजाय इसके कि मेरे महकमे की बेटियां, वो भी किसी की बेटियां हैं ना, जो LHWs हैं, जो बेचारी सेंट्री पेट्रोल हैं, वो भी किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियां हैं, वो आपके दरवाजे नॉक करें और आप में से कुछ लोग उनको प्यार करें और कुछ लोग उनको धक्के दें और उनको कहें कि चलो दौड़ जाओ, तुमने हमें उठा दिया, हम सोए हुए थे, हम काम कर रहे थे। तो उसकी बजाय क्या बेहतर नहीं है कि मैं आप हम सब अपने अपने घर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें? कॉलर है खालिद साहब हमारे साथ, नाम बताइए इनका जी। गुलाम शबीर साहब हैं जी, सवाल कीजिए गुलाम शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी ख्वाजा साहब, माशाल्लाह आपको यहाँ पर देख के बड़ी खुशी हुई है और हम आपके पहले ही फैन हैं और आपकी कारकर्दगी नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह नजर आती है। थैंक यू। सिटी 42 के चैनल के हवाले से आपकी और ख्वाजा सुल्तान साहब की माशाल्लाह देखते रहते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, असल में ना हमारे मुआशरे के अंदर ना सबसे बड़ी बीमारियों की वजह ना ओवर ईटिंग हो गई है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। आपसे तवज्जो से मैं अर्ज करूंगा कि अगर टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया के ऊपर आप इस तरह के डॉक्टर्स की अवेयरनेस चलाएं, आवाम को पता चले। और दूसरा आपसे एक और अर्ज है, हमारे बच्चों पर रहम खाते हुए ना शहर से ये बर्गर, पिज़्ज़े और इस तरह की दुकानें बंद करवा दें यार। बच्चे रात को, हम बच्चों को रोकना मुश्किल हो गया हमारे लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई, आपने जो मेरे लिए कहा, मेरे जैसे कारकुन आदमी के लिए एजाज़ है कि आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से अल्फाज के, मैं हमेशा कोशिश की है सारी ज़िंदगी के चलें यार अपना हिस्सा डालें इस मुल्क के लिए, बाकी तो डाल सके या नहीं डाल सके ये तो रोज़े क़यामत ही फैसला होगा। लेकिन आपने आजकल कोई कह भी दे तो उसका बड़ापन होता है, तो आप सबका बड़ा शुक्रिया। लेकिन हकीकत ये है कि इन्होंने बिल्कुल ये बात सही कही है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैंने भी आपसे ब्रेक के दौरान आना आपसे ये कह रहा था कि आप और राही चौधरी बैठ के इस पे वीलॉग कर लिया करें। हमने अपने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी था, अब हेल्थ एंड पॉपुलेशन हो गया, हमने उसमें एक रेडियो चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। अच्छा। और अभी कुछ वजूहात की बिना पे उसको हम फुल स्विंग पे नहीं कर सके, क्योंकि आपको भी ये पता है कि इंसान जो है चाहे वजीर हो चाहे कुछ हो, सारा कुछ नहीं कर सकता होता और बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। ख्वाहिश मेरी पूरी है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं करूँगा, बाकी करने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह करे कि वो मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ। तो उस रेडियो पे हमने डॉक्टर्स को बैठाना है और जिस तरह लोग FM सुनते हैं, हमारा वो चैनल है FM सेहत जिंदगी के नाम से, हम उसकी हमने वो लाइसेंसिंग वगैरह, फ्रिक्वेंसी वगैरह सब ले ली है। अब हम उसको प्रॉपर लॉन्च करना चाह रहे हैं और उसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो हम उसको हल कर रहे हैं। तो उस पर हम बाकायदा डॉक्टर्स को बैठाया करेंगे और डॉक्टर्स से लोग डायरेक्ट फ़ोन करके सवाल किया करेंगे और मुफीद मशवरे जो है वो लिया करेंगे। उसके साथ साथ मैं टेली मेडिसिन सिस्टम को एक ख़ास तरीके से, ताकि हेल्थ केयर कमीशन उसको परमिट कर दे। हेल्थ केयर कमीशन जो है वो हमें उसकी परमिशन इसलिए नहीं देता कि वो कहता है कि फिजिकली पेशेंट जो देखने में और उसमें फ़र्क होता है, वो भी ठीक कहते हैं, लेकिन बहुत सारे टिप्स ऐसे होते हैं जिसके लिए पेशेंट को देखना नहीं होता। अगर आप एहतियाती तदाबीर बताते हैं, आप ये नहीं कहते कि ये गोली खा लें, फलाना सिरप पी लें, फलाना इंजेक्शन लगवा लें, ये नहीं कहते, आप सिर्फ एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि आप ये जो है इसको अवॉइड करें, फलानी चीजें खाया पिया करें, ये फल लें, ये सब्जी लें, कुछ न्यूट्रिशन के हवाले से आप तो इसके ऊपर काम करने के बारे में मैंने एक छोटा सा मॉडल जो है वो ऑलरेडी बनाया। पिछले दौर में भी जब मैं आया था तो मैंने बनाया था, जब मैं वापस चला गया और फिर दोबारा आया तो वो मॉडल ही गायब हो गया हुआ था। तो अब दोबारा भाई कोशिश कर रहे हैं बनाने की, इंशाल्लाह ये $1 मिलियन बात की है। फिर कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, मैंने CM साहबा से रिक्वेस्ट की, उस पर मैं मरियम औरंगजेब साहबा का खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो लोग मरियम औरंगजेब को नहीं जानते और उनके बारे में बहुत सारे दफ़ा लोग जो है वो सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या करती हैं, इनका क्या काम है, तो खुदा की कसम जितनी सपोर्ट हमें मरियम औरंगजेब साहबा से मिलती है और गाइडेंस मिलती है, आप सोच नहीं सकती। वो चूँकि खुद
کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کر کے آئی ہیں، ان کا ایک اپنا ماشاءاللہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ بھی ہے. ابھی آپ نے دیکھیں جب سیلاب آیا تو جلال پور پیروالا کی عوام سے پوچھیں، علی پور مظفر گڑھ سے پوچھیں، وہ خاتون 10 دن 10 راتیں اپنے گھر نہیں گئی، وہ لوگوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ہر جگہ پہ گئی ہے، موب کے اندر جا کے انہوں نے تمام معاملات کو کیا. ہمارے وزراء سلمان رفیق صاحب، شعیب برت صاحب، رانا سکندر صاحب، ہمارے اریگیشن کا منسٹر کاظم پیرزادہ صاحب، ہمارے باقی وزراء، چلے میں بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، دن رات ان سب نے ایک کیا. تو میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے میری یہ ڈسکشن ہو چکی ہے، انہوں نے ہمیں ایک ماڈل بنانے کو کہا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر ایک ماڈل بنا رہے ہیں جو عنقریب آپ دیکھیں گے، ہم پریزنٹ کریں گے. اور اللہ کے فضل سے ہم ان تمام چیزوں پہ باری باری جانا چاہتے ہیں، جن چیزوں کا جن کے دور رس نتائج ہوتے ہیں. اور ہم جو میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے سپورٹ لے رہا ہوں کہ بچوں کا جو بنیادی کیریکولم ہے، جب بچہ اسکول جاتا ہے، الف بے پہ ABC سیکھتا ہے، تبھی اس کو یہ چیزیں سکھائی جائیں کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے فلانا کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، ٹریفک کے اشارے کو فالو کرنا ہے، اور آپ نے سرخ بتی کو کراس نہیں کرنا، آپ نے ون وے پہ نہیں آنا. کیونکہ اگر آپ ہمارے اسپتالوں کی ایمرجنسی میں جائیں، ہمارے اسپتالوں کی ایمرجنسی میں پیشنٹ آتے ہیں تو پیسے لگتے ہیں نا، بجٹ خرچ ہوتا ہے. 60% ایمرجنسی پہ جو لوڈ ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ کا ہے. بالکل ایسے اگر ہم لوگ ون وے کی خلاف ورزی بند کر دیں، ماں آپ یقین کریں کہ ابھی یہ جو آپ کا برج ہے یہ والا آپ کے دفتر کے پاس، آپ اس پہ رات کو جائیں، اکثر موٹر سائیکل والے آپ کو ون وے آتے نظر آئیں گے برج کے اوپر، اور آپ پاگل ہو جائیں گے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا. تو اگر وہ ہٹ ہو گیا تو اس نے نیچے ہی گرنا ہے، اور اللہ نہ کرے وہ نیچے گرا تو پھر اس کے بچنے کے چانس نہیں ہے. لوگ اپنی زندگی سے میری آج آپ کے چینل سے یہ ہاتھ جوڑ کے میں پھر ہاتھ جوڑوں بھائی، میں خاص کر یہ جو فوڈ ڈیلیوری والے بوائے ہیں، یہ فوڈ پانڈا والے میرے بھائی، یہ باقی جو لوگ میرے بھائی جو فوڈ ڈیلیوری کرتے ہیں، یار اللہ کا واسطہ یہ جو چند لیٹر پیٹرول بچانے کے لیے آپ اپنی زندگی اور اپنے ساتھ لوگوں کی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں نا، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یہ فوڈ ڈیلیوری والے سارے ون وے آ رہے ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے یار اپنے بچوں کے حال پہ رحم کرو. اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے گھر والوں کا کون پرسانے حال ہوگا. تو اپنی زندگی کی قدر کرنا سیکھو. یہ ون وے آنا بند کر دو. اور پرچے دیے ہیں 45,000 FIRs لاہور پولیس دے چکی ہے. اس سے زیادہ انتہائی اقدام کیا ہو سکتا ہے جی؟ خاص طور پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں. ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے ایکسیڈنٹ کی خبریں روٹین میں شیئر کر رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے صرف تیز رفتاری کی وجہ سے. تو یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے. اس پہ نہ تو حکومت نے کچھ کرنا ہے، نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کچھ کرنا ہے، اس پہ ماں باپ نے کچھ کرنا ہے. تربیت دیکھیں اپنے بچوں کی. خالد صاحب بہت بہت شکریہ. میں گڈ لک کہنا چاہوں گی، جو منصوبے شروع کیے ہیں وہ کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچے تاکہ عوام تک اس کے ثمرات پہنچ سکیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد جوائن کریں گے جی آپ کو.